प्राचीन काल, एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, मौर्य, मौर्य या मौर्य का, ठीक है। और मौर्य काल में हम लोगों ने नॉर्मल जो इसके जानने थे वो जानेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे, इसका प्रशासन देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, और क्या देखेंगे, इसमें सोशल लाइफ इनकी कैसी है वैसा देखेंगे, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, फाइनेंशियल स्टेटस भी देखेंगे, आर्थिक स्थिति देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग आज देखेंगे। तो थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। उसका लास्ट कौन था, बृहद्र, ठीक है, बृहद्र, ठीक है। ये क्या है, अंतिम था। क्यों, इसको कौन मार दिया था, इसके बाद कौन सा वंश आ गया था, तुंग वंश ना। पुष्यमित्र तुंग जो इसका सेनापति था, उसको मार दिया था जब ये प्रशासन का देख रेख करने गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। बस ये थे कि मौर्य काल के पतन के बारे में सबसे प्रमुख कारण, देखो बहुत सारे कारण होते हैं किसी का भी डिस्ट्रॉय होना। जब देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जब जो शासन था ना, ये आप बिंदुसार बोलो या आप अशोक बोलो या आप चंद्रगुप्त मौर्य बोलो, इन समय कौटिल्य भी कहता है, चाणक्य भी कहते हैं कि इनके समय जो न्याय व्यवस्था थी वो बहुत ही कठोर थी, ठीक है। अब कठोर न्याय व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। अगर जो न्याय में बैठा है, न्यायाधीश बैठा है, अगर वो कठोर नहीं हुआ, अगर उसकी शासन तंत्र कठोर नहीं हुआ, उसका न्याय व्यवस्था कठोर नहीं हुई, तो लोग तो जानेंगे कि कुछ थोड़ा सा ही होगा तो छोड़ दिया जाएगा अपने को, अपन गलतियां करते रहे, कितना भी बड़ी गलतियां करते रहे, अपन इधर उधर करके छूट जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि धीरे धीरे अराजकता फैलती जाएगी, शासन के प्रति भय चला जाएगा, तो लोग गलत काम में अपना अपना स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य करते रहेंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल नहीं होगा, कोई भी एक सुव्यवस्था नहीं रहेगी। इसलिए न्याय का होना बहुत जरूरी है, न्याय की कठोरता का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब ये चीज ढिलाई आ जाती है तो लोग अपना अपना अलग अलग स्टैब्लिश करने लगते हैं, तभी क्या आता है, तभी आपका ये जो लोग टूट टूट के साम्राज्य जो है टूट टूट के अलग अलग अपना बसाना शुरू कर देते हैं, जागीरदारी फिर आ जाती है और ये सारा आ जाता है, ठीक है। सो हम लोग ये कहेंगे कि अगर मौर्य के पतन की बात करें, मौर्य काल के पतन, मौर्य काल का पतन, ठीक है। अगर हम पतन की बात करें तो हम लोग बहुत सारा कारण देखें, तो सबसे प्रमुख कारण देखो, लास्ट में जो स्ट्रॉन्ग था वो कौन था, अशोक था। और अशोक ही कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। तो जब वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था तो उसकी जो नीतियां थी ना, वो क्या थी, ब्राह्मण विरोधी नीतियां थी, ठीक है, ब्राह्मण विरोधी। हम लोग इसका जो समाज का वितरण है वो भी देखेंगे, विरोधी, ठीक है। ब्राह्मण विरोधी नीति होने के कारण क्या हुआ कि ब्राह्मण उससे रुष्ट हो गए। अब जब ब्राह्मण उससे रुष्ट हो गए तो फिर खोजने लगे कैसे मतलब इस चीज को डोमिनेट किया जाए या दूसरा कोई आए उसको उकसाया जाए, और ये सारी चीजें होती रहती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो, दूसरा भी एक व्यक्ति थे आपके, हरप्रसाद शास्त्री, एक व्यक्ति थे हरप्रसाद शास्त्री, ठीक है। हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि ये जो इसकी नीति थी, इनकी नीति जो थी, मौर्यों की जो नीति थी वो क्या थी, ब्राह्मण विरोधी। ये टॉपिक हम पहले भी डिस्कस किए थे, ब्राह्मण विरोधी। ब्राह्मण विरोधी नीति होने के कारण देखो, दान दक्षिणा ये सारे जो होते थे ना, यज्ञ होते थे, ये सब बंद करवा दिए थे उसने। तो यज्ञ से हुआ या दान दक्षिणा से हुआ, इन सबसे क्या होता था, ब्राह्मणों को उन्हीं से जीविका उपार्जन होता था। और भी बहुत सारी नीतियां थी ब्राह्मणों की उस समय, तो वो भी क्या था कि तुम्हारा ब्राह्मणों के खिलाफ था, इसलिए क्या हुआ कि वो खत्म हो गया। तो ये उस पतन का एक कारण हम बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद अहिंसा की नीति, क्यों, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो अहिंसा की नीति बोल दो। हाँ, एस.सी. राम चौधरी, ठीक है। एस.सी. राम चौधरी कहते हैं कि अहिंसा की नीति, अहिंसा की नीति, ठीक है। अहिंसा की नीति अपनाने के कारण इसका देखो, सम्राट का सम्राट लायक होना, ठीक है। आप टोटली संत नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि आपको पूरा राज्य चलाना होगा, राज्य चलाना होगा। तो अगर आप अहिंसा की नीति अपनाओगे तो इसका मतलब जो दोष होगा दोषी को आप नहीं कर सकते, अहिंसा कर रहे हो। तो जरूरी नहीं कि दोषी बस समझाने से समझ जाए, न्याय होना बहुत, कठोरता पूर्वक न्याय होना बहुत जरूरी, ठीक है। सो दीज आर वेरी एसेंशियल, कुछ पार्ट आपके बहुत एसेंशियल होते हैं लाइफ में। हमें पढ़ना है तो क्या ही डायरेक्टली बोलूं, रोमिला थापर के बारे में करंट अफेयर्स जब पढ़ते हैं हिस्ट्री में कैसे रिलेटेड तो पढ़ना। रोमिला थापर, इनका कहना था कि जो मौर्य की जो प्रशासन थी, प्रशासन, ठीक है, या उसका जो सैन्य दल था, ठीक है, ये सब अप्रशिक्षित थे, ठीक है, अप्रशिक्षित थे। इसलिए जो पूरा का पूरा जो शासन तंत्र था, इसका प्रशासन तंत्र था, प्रशासन
तंत्र था, ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रशासन इलिटरेट था, अनएजुकेटेड था और स्किल्स नहीं थे उनके पास, सो दैट्स व्हाई ये पतन का कारण बना। आई थिंक अगर ये स्किल्ड नहीं होते इसका पूरा सैन्य दल, तो क्या वो अखंड भारत कर पाता? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने अखंड मतलब इतने बड़े राज्य को संभाला और मतलब सारी चीजों को देखा, वो ऊपर भी था, वो इधर भी था, वो नीचे भी था, वो हर जगह था। तो आई जस्ट थिंक कि प्रशिक्षित ना होना ये कहाँ से वेरीफाइड करता है? मेरे को थोड़ा सा इनको वो था कि जैसे कि इनको एक आचरण बोलते हैं डिग्री नहीं होना, वो जैसा कुछ वर्ड यूज नहीं था उनके पास। गुरुकुल बट वगैरह नहीं हाँ, है, नहीं तो प्रोवाइड नहीं थे उनको वो। सेना लड़ना है, सेना को तो लड़ना आना चाहिए। तो अगर वो इस चीज में प्रशिक्षित नहीं होते तो वो कैसे लड़ते? इतना 6 लाख की सेना थी, 6 लाख, तो छोटी सी नहीं होती उस जमाने में। उसकी सबसे ज्यादा आज तक एंशियंट हिस्ट्री में इतनी बड़ी सेना किसी की नहीं थी जितनी मौर्य के टाइम की सेना थी, ठीक है, और उसने चारों डायरेक्शन को जीता था। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो प्रशासन सही नहीं था? जब हम लोग उसकी प्रशासन नीति देखेंगे तो कितना हर एक डिपार्टमेंट बनाया है, न्याय व्यवस्था इतनी परफेक्ट रखी है, और क्या कहते हैं कि आप उसमें लड़कियां, आप ये बोलोगे कि आप जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, महिलाओं को इतनी सुंदर थी कि वो उनके बॉडीगार्ड होते थे। राजा के जो अंगरक्षक होते थे उसमें से एक महिला भी होती थी, ठीक है। महिलाओं को उस वक्त स्वतंत्रता थी, महिला ऐसे पर्दे पता में नहीं रहती थी। बट चाणक्य का एक एक कथन है कि हम लोग पढ़ेंगे उस शब्द को, कि जिसका अर्थ होता है कि ना, सूर्य को डायरेक्ट नहीं देख, स्त्री को या पत्नी को इस नाम से पुकारा जाता था कि वो डायरेक्ट सूर्य को नहीं देखेंगी। तो ये बोलता है कि शायद वहां पे पर्दा प्रथा भी हो, मतलब घूंघट जैसे अभी भी हम लोग रखते हैं घूंघट, तो वैसा उस समय भी हो। बट ये बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं करता कि वहां के स्त्रियों की उस वक्त स्वतंत्रता नहीं थी, महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं थी। बिकॉज हम जानते हैं कि उनके अंगरक्षक जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज था, उसने खुद लिखा है कि यहाँ पर अंगरक्षक होते थे राज दरबार में। उसके बाद मेगास्थनीज कहता है कि यहाँ पर दास प्रथा नहीं थी, ठीक है। जबकि हम लोग कौटिल्य के वाले देखते हैं कि हम लोग के पास दास प्रथा की पूरी कैटेगरी थी, लगभग 8 या 9, ठीक है। इतने लोग, इतने तरह के दास होते थे एक्चुअली मेगास्थनीज। फिर इसको जब वेरीफाई किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, तो ये बताया जाता है कि बात क्या थी कि जो आप पश्चिम के देशों में जाएंगे या यूनानी देशों में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे दासों के साथ बहुत बुरी तरीके से व्यवहार किया जाता था। उनको ऐसे ही बस काम लेके छोड़ दिया जाता था एंड दे वर ट्रीटेड सो हार्शली, उनको रखा नहीं था। बट यहाँ पर क्या था, दासों को अपने घरों में ही रखा जाता था एंड दे treated not that much worse kind of things, right? तो उसे लगा कि यहाँ पर दास प्रथा है ही नहीं, क्योंकि वो तो उसके घर में और उसके अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता है उनको, तो वो लिखा था। बट एक्चुअल में क्योंकि वो यहाँ का था नहीं, तो उसने जो देखा उसने वही लिखा। बट क्योंकि कौटिल्य ने ही, वो उस वक्त का प्रधानमंत्री था, हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त वो प्रधानमंत्री ही था, तो कौटिल्य के अर्थ में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पे दास प्रथा के इतने कैटेगरीज है। दीज आर ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स, बट व्हेन यू रीड कंटिन्यूअसली तो फिर आपको लगता है कि अगर उसका प्रशासन मतलब अप्रशिक्षित था तो वो इतना बड़ा साम्राज्य कैसे स्टैब्लिश किया? बिकॉज अगर अगर उसका प्रचालन दुरुस्त नहीं होता तो विद्रोह तो हर जगह है, उसके इतने सारे भाई थे अशोक के, ठीक है, कर नहीं लेता, अलग नहीं हो जाता ना। वो तो अशोक के जब उसको जेल में बंद कर लिया, कुणाल का बेटा जब उसको बंद कर दिया संप्रति ने, तब जाके आपका जालोक जो है वो कश्मीर में जाके बसा था, अलग स्वतंत्र राज्य। डी टी कौशंबी, ठीक है। डी कौशंबी का कहना है कि आर्थिक स्थिति जो है कमजोर हो गई थी, आर्थिक स्थिति कमजोर, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो कि आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। कैसे कमजोर हो गई थी? एक्चुअल में क्या था कि जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो वो काफी दान धर्म और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा करने लग गया था। इसी का तो कारण था कि उसके पुत्र और पौत्र डर गए थे कि ये खुद तो लुट गया, हम लोग को भी लुटा के चला गया, तभी उसको जेल वगैरह में बंद कर दिया। तो हम वी कैन वेरीफाई दिस वन कि हाँ, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, इतना ज्यादा पैसा उसने लुटा दिया, ठीक है। तो आपके पास जब आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रहती है ना, तो लोग आपसे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, ठीक है। जब लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो आपके खिलाफ विद्रोह कर देंगे, आपका पतन होना निश्चित है। तो एज पर मी, मैं इस चीज को इससे रिलेट करती हूँ, ये प्रशासन वाला या सैन्य दल वाला जो केस है, हाँ, हो सकता है कि उसके पास इतनी आर्थिक स्थिति नहीं थी, उसकी सेना की संख्या बहुत बड़ी थी, तो वो इजीली उनको पेमेंट नहीं दे पा रहे थे, वेतन नहीं दे पा रहे थे। ऑब्वियसली सेना के पास वेतन नहीं रहेगा तो वो कैसे तुम्हारे पास काम? तो ये दोनों इस तरह से रिलेट हो सकता है, बट अप्रशिक्षित होने से रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में जो ये 4 लोगों की जो वाणियां हम लोगों ने पढ़ी मौर्य काल के पतन के लिए, तो वो इन नामों को इधर उधर कर देगा। ठीक है। केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें आते कौन कौन थे। तो इसमें देखो, आता था राजा, ठीक है, उसके जो मंत्रण थे, मंत्रण आएंगे, ठीक है, फिर उसकी मंत्री परिषद आएगी, मंत्री परिषद आएगी, और अधिकारी तंत्र आएंगे, अधिकारी तंत्र आएंगे।
अधिकारी तंत्र जो उसको आप बताओ कि जो अलग अलग जगहों पे देंगे, क्यों क्योंकि हम लोगों ने देख चुका था कि कैसे सारा चीजें इसकी डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, जो पूरा का पूरा साम्राज्य था कैसे प्रांत स्थानीय, ठीक है, ये सारे गांव, ये सारी चीजों में कैसे वो डिवाइड, सारी की सारी जो शक्ति होती थी, संपूर्ण शक्ति जो किसके पास होती थी, राजा के पास होती थी। संपूर्ण शक्ति जो होती थी किसके पास होती थी, राजा के पास होती थी। इसका मतलब क्या है कि जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, यही तो होती है किसी का प्रशासन चलाने की। कौन कौन सी शक्ति होती है, कार्यपालिका हो गया, फिर आपके व्यवस्थापिका हो गई, या आप बोलो कि न्यायपालिका, यही तो तीनों। तो इसका जो प्रधान होगा वो कौन होगा, प्रधान होगा, जो इसका निर्णय अंतिम निर्णय होगा वो किसका होगा, वो राजा का होगा। क्लियर। नाम सुनते हैं पौर, सुनते हो कि नहीं बताओ, पौर, महापौर सुनते हैं ना, अभी भी सुनते हैं। किसको बोलते हैं, महापौर, मेयर को बोलते हैं। तो जो जहां पर नगर पालिका जैसी सिचुएशंस आती हैं तो वहां पर क्या हम लोग महापौर का चुनाव होता है कि नहीं। तो उसी तरह जो नगर होते थे, जस्ट इमेजिन, नगर होते थे, नगरों के जो प्रधान होते थे, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, पौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठीक है। तो पौर, नगरों के प्रधान, प्रधान जो सारी चीजें देखता था। प्रधान भी क्या, कि तुम जो बोलोगे उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखो, उसे हम पौर कहते हैं। और पौर का मतलब क्या होता है, पौर पुर वर्ड से आया है। पुर का अर्थ क्या होता है, नगर, ठीक है। पुर का अर्थ क्या, जरूरी जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि देखो, एक मंत्रियों का छोटा सा समिति बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम एक्चुअल में जब उसको कंपेयर करो, तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, तुमने नाम सुना, कैबिनेट में 15-20 ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। जब भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे या विधियां बनेंगी या डिस्कशन होगा, ये कैबिनेट पहुंच जाते हैं। उसी तरह उस समय एक छोटे मंत्रियों का एक ग्रुप था जो कि प्रमुख निर्णय लेते थे। क्या लेते थे, प्रमुख निर्णय लेते थे, ठीक है। तो प्रमुख निर्णय लेने के लिए छोटा समूह होता था, छोटा समिति बोल दो, समिति होती थी। और इस समिति को ही क्या कहते हैं, मंत्रण कहते हैं, मंत्रण, ठीक है, क्या कहते हैं, मंत्रण। ठीक है। अब देखो, मौर्य काल में जो सबसे प्रमुख अधिकारी होते थे, ठीक है, प्रमुख जो अधिकारी होते थे, जैसे इंपॉर्टेंट समितियां दी जाती थी, उन्हें क्या कहते थे, तीर्थ कहते थे। तो प्रमुख जो अधिकारी होते थे, प्रमुख अधिकारी जो होते थे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, उन्हें क्या कहते हैं, तीर्थ कहते हैं, तीर्थ, ठीक है, तीर्थ, ठीक। और ये तीर्थ केवल कितने थे, 18 थे टोटल तीर्थ कितने थे, उनके समय 18 होते थे। उनमें से देखो, हम लोग जो प्रमुख समितियां हैं वो कौन कौन सा नाम है और कौन होता, ठीक है। समाहर्ता क्या होता था, राजस्व विभाग का प्रधान होता था। राजस्व यानी कि जो कर इकट्ठा होता है ना, राजस्व विभाग का प्रधान, ठीक है। इसके बाद आप सेकेंड नंबर पे लिखना सन्निधाता, ठीक है। ये क्या होता था, ये कोषाध्यक्ष होता था, कोषाध्यक्ष, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा अंतपाल क्या होता था, राजकीय जो आदेश होते थे ना उनको लिखने वाला, राजकीय कोषाध्यक्ष, जो कि तुम्हारे जहाँ पे पोस्ट जमा होते हैं, मतलब जो तुम्हारा बैंक होता है जहाँ पे तुम्हारे सारे पैसे जमा होते हैं, ठीक है, जितना भी वो राजस्व इकट्ठा करेगा तो कोष में जाके जमा करेगा ना, तो कोष का जो अध्यक्ष होगा कोषाध्यक्ष कहते हैं उसे, ठीक है। और राजकीय जो आपके आदेश होते हैं, राजकीय आदेशों को लिखने वाला, आदेशों के लिखने के लिए जो होता था। फिर चौथे नंबर पर आपको होगा प्रशासता क्या करता है, प्रशासता आपके ये राजकीय आदेशों को लिखता है, आदेशों को लिखता है। और ये जो आपका है ना अंतपाल एक्चुअली सीमावर्ती, यहाँ पर जो आपके विदेशों से आते हैं ना उस पर नजर रखता है, ठीक। इसके बाद पांचवें नंबर पर आप देखना प्रदेष्टा, ठीक है। प्रदेष्टा किसे कहते हैं, फौजदारी जो न्यायालय होते हैं ना, फौजदारी न्यायालय के प्रधान को, ठीक है। उसके बाद छठवें नंबर पर आपका है व्यवहारिक दीवानी न्यायालय के प्रधान को, दीवानी न्यायालय हम लोग देखेंगे कि के प्रधान, हम लोग देखेंगे कि उसके समय जो न्यायालय होता था, न्यायालय भी फौजदारी न्यायालय और आपके दीवानी न्यायालय होते थे, सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, इवन सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स के जजेस के नाम है ये देखो, ये दोनों प्रदेष्टा और वैधारिक। प्रदेष्टा किसे कहते हैं, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय के जज को कहते हैं, और जबकि वैधारिक आपके दीवानी न्यायालय के प्रधान को कहते हैं। सातवें नंबर पे लिखो पौर,
पौर कौन हो गया? नगर का प्रधान हो गया, नगर का प्रधान। अब देखो अभी के जमाने में हम लोग नगर पालिका चुनाव करते हैं ना, नगर पालिका चुनाव। अब नगर पालिका चुनाव में हम लोग मेयर यानी कि महापौर मेयर और आप बोलो महापौर को चयनित करते हैं ना। तो उसी समय देखो ये पौर कौन है? उस समय भी था, मतलब 273 बीसी वाले में भी सिस्टम में भी था। सो सी हाउ मच दे आर वेल एस्टैब्लिश। क्लियर है? तो ये कुछ क्या है, उन 18 में से कुछ पौर है, सॉरी कुछ आपके तीर्थ हैं। तीर्थ ये दोनों क्या है, मतलब कि ये आपके उच्च श्रेणी के अधिकारी होते थे। इसके बाद आपके द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, द्वितीय श्रेणी के अध्यक्ष कौन कौन से हैं? आपका सेकंड हो जाएगा द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, द्वितीय श्रेणी के अधिकारी। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के अधिकारी को हम लोग कहते क्या है? अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, अब जब प्रमुख अध्यक्ष के कुछ नाम देखते हैं। प्रमुख अध्यक्ष, ठीक, पहला लिखो पौताध्यक्ष। पौताध्यक्ष किसे कहेंगे? जो नाप तौल का कार्य करने में प्रधान हो, नाप तौल विभाग का प्रधान, नाप तौल यानी कि आप बोल देना मेजरमेंट जो डिपार्टमेंट है उसका प्रधान। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे लिखो सीताध्यक्ष किसे कहते हैं? जो राजकीय भूमि होती है ना, राजकीय भूमि होती है उसका प्रधान कौन होता है? सीताध्यक्ष। तीसरे नंबर पे लिखो ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आया था कि सीता किसे कहते हैं मौर्य काल में? किसे कहते हैं? जस्ट इमेजिन, क्योंकि मैंने सीताध्यक्ष का डेफिनेशन बता दिया है। सीता किसे भूमि को कहते हैं? नहीं, सीताध्यक्ष देखो, सीताध्यक्ष अगर राजकीय भूमि से जो कर उत्पन्न जो डिपार्टमेंट है उसका प्रधान को सीताध्यक्ष कहते हैं। तो मौर्य काल में सीता हम लोग कहते थे, राजकीय भूमि से जो कर मिलता था हमें उसे हम लोग सीता कहते थे। तो ये क्वेश्चन है, नोट बना के लिख लो, आया हुआ है कहीं पे कि मौर्य काल में जो राजकीय भूमि होती थी, राजकीय भूमि से जो कर प्राप्त होता था, ठीक है, उसको हम लोग सीता कहते थे। तो सीता समथिंग बोल देगा कोई, तो ऑप्शन में देखना है सीता कहते थे, या कहीं कहीं पर आप उसे भाग देखना, भाग, या तो ऑप्शन में सीता रहेगा या तो ऑप्शन में भाग रहेगा। तो हाँ, जो ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से, हाँ ठीक है। तीसरे नंबर पर देखो लक्षणाध्यक्ष किसे कहते हैं? टकसाल के प्रधान को, टकसाल किसे कहते हैं? जहाँ पे पैसा बनता है ना, जहाँ पे पैसों का निर्माण होता है। तो रूप दर्शक जो है, यहाँ पे लिखो रूप दर्शक, ठीक है। रूप दर्शक एक अधिकारी होता था जिसका काम क्या होता था? जो सिक्के आते थे उसका निरीक्षण करना, इसके अंडर ही था। लक्षणाध्यक्ष के अंडर ही कौन था? रूप दर्शक। और रूप दर्शक एक अधिकारी होता था जो कि क्या करता था, जो कि आपके ये जो सिक्के बनते थे ना, इसके टकसाल में सिक्कों का निरीक्षण करता था, ठीक है, इन्विजिलेशन करता था जो सिक्के बनते थे उसका। इसके बाद मुद्राध्यक्ष से क्या समझ में आता है? कंफ्यूज करने के लिए ही यूज करेगा। परिचय पत्र प्रदान करता था, परिचय पत्र, ठीक है, सर्टिफिकेशन कि तुम मेरे कौन से प्रांत का हो या तुम मेरे साम्राज्य का हो कि नहीं। परिचय पत्र प्रदान करने वाला जो विभाग था, प्रदान करने वाले डिपार्टमेंट का प्रधान या अध्यक्ष, जो अध्यक्ष कर रहा है, मैं सेकंड ग्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। सो फिर आपको बहुत सारे ऐसे भी आएंगे। फिर संस्थाध्यक्ष होगा, संस्थाध्यक्ष, ठीक है। अब व्यापारिक मार्ग में जो आने जाने वाले लोग होते थे ना, उसकी जानकारी रखता था अपना, व्यापारिक मार्गों का प्रधान संस्थाध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का प्रधान। तो पूछेगा, ये तो बिल्कुल जरूर से याद करके जाना कि उसके जितने अधिकारियों के नाम हैं और वो क्या करता था, इसके नाम तो जरूर आएंगे। फिर देखो अकाराध्यक्ष कौन था? जिसके खान थे ना, खानों के खान का प्रधान जो होता था वो खान अकाराध्यक्ष। क्यों? क्योंकि उस वक्त तांबा चांदी सब हो चुका था, याद रखिए। सूराध्यक्ष ऑब्वियस बात है, खान जो माइंस होते थे ना, माइंस का हेड, जो माइंस होते थे उनका जो हेड था उसे अकाराध्यक्ष कहते थे, ठीक है।
सूरा पता है, सूरा किसे कहते हैं? शराब डिपार्टमेंट का जो अध्यक्ष था। लवणा अध्यक्ष जो कौन था? नमक डिपार्टमेंट का अध्यक्ष था। देवता देवता अध्यक्ष किसे कहेंगे? तो देवताओं की जो मूर्ति बनाना था उस डिपार्टमेंट का जो अध्यक्ष होता था तो देवता अध्यक्ष कहेंगे। ठीक है, और गणिका अध्यक्ष बताओ। गणिका गणिका अध्यक्ष, गणिका अध्यक्ष जो होते हैं ना, जो महिलाएं जो नृत्य और संगीत से अपना जीवन यापन करती हैं, उन सभी महिलाओं के लिए एक डिपार्टमेंट था और उस डिपार्टमेंट का प्रधान कौन था? गणिका अध्यक्ष। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालिए प्रांतीय प्रशासन।